पहाड़गंज एक बहुत ही छोटा गांव था जो एक पर्वत के ठेले पर बसा था। पहाड़गंज की खूबसूरती बहुत ही दिलकश थी। वहाँ बहने वाली नदी उसकी सुंदरता और बढ़ाती थी, पर ये नदी जितनी शांत थी उतनी ही खतरनाक भी। गांव वाले इस नदी से दूर रहना ही पसंद करते थे। रोज रात को इस नदी से रोने की आवाज आती थी और एक चुड़ैल पानी के ऊपर बैठकर रोया करती थी, मेरे बच्चे। नदी से कुछ ही दूरी पे अम्मा का घर था। अम्मा अकेले ही इस घर में रहा करती थी। ऐसा नहीं था कि उनका परिवार नहीं था। अम्मा का एक बेटा था और एक पोता भी था, पर वो दोनों शहर में रहते थे। अम्मा अक्सर अपने पोते और बेटे की फोटो देखते बैठी रहती थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन की बात है, अम्मा अपनी कुर्सी पे फोटो देखते बैठी ही थी कि गांव के मुखिया उनके पास आए। क्या हुआ अम्मा, आप रो रही हैं? अब क्या बताऊं, इस उम्र में अकेले रहना भी तो बहुत मुश्किल है। तुम बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आपकी याद आई तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया, अब कुछ देर के लिए यहीं रुक जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी मुझ जैसी बुढ़िया के लिए किसके पास वक्त है, तुम ही रुक जाओ। क्या अम्मा, आप निराश क्यों हो रही हैं? आ जाएगा रवि। उसको आना होता तो कब का आ जाता। मैंने अपने पोते को देखा तक नहीं है, बस इसकी फोटो भेज देता है रवि। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब रवि घर आएगा। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए आपने क्या बनाया? हाँ, बड़े दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए। दाल, पालक की सब्जी और लड्डू। अरे वाह अम्मा, आज तो मजा आएगा। कुछ देर बाद उन दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर मुखिया वहाँ से निकल गए। अगले दिन मुखिया ने रवि को कॉल लगाया। जी मुखिया जी, बोलिए। कल अम्मा के पास गया था, बेचारी तुम्हें याद कर करके रो रही थी। क्या? हाँ, बोल रही थी कि अब तक अपने पोते की शक्ल तक नहीं देखी। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। वैसे भी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। इस बात को 15 दिन बीत गए थे और अचानक रवि अपने परिवार के साथ गांव पहुंचा। रवि को देखकर अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा बहुत खुश थी और फिर अम्मा अपने परिवार के लिए पकवान बनाने लगी। माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बहू, तुम अभी सफर से आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं सब कर लूंगी। पर माँ जी, रवि ले जा तेरी बीवी को। अरे नेहा, छोड़ दो, अम्मा नहीं सुनेगी। आज हमको अम्मा के ही हाथ का खाना खाना होगा, समझी? अम्मा ने बड़ी मेहनत से ढेर सारे पकवान बनाए। फिर वो लोग खाने बैठे। रवि, ये तेरी पसंदीदा सब्जी, ये चटनी, पुलाव और ये लड्डू। अरे वाह माँ, लड्डू? अरे अरे रुक जा, पहले मेरा लाडला आर्यन खाएगा। अम्मा ने अपने पोते को लड्डू खिलाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो सब खा जाऊंगा। ओए, मुझे दे। और ये देखकर अम्मा बहुत खुश थी। आज इतने सालों बाद उनके घर में खुशियाँ आई थीं। शाम के समय रवि, नेहा और आर्यन तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं अम्मा, इन लोगों को गांव घुमा लाता हूँ। हाँ, पर ये याद रखना कि नदी के पास बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है माँ। रवि ने दोनों को पूरा गांव दिखाया। जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब आर्यन का ध्यान नदी पर पड़ा। पापा देखो, नदी नदी। आर्यन नदी की ओर दौड़ पड़ा। आर्यन रुको रुको। रवि आर्यन को रोकने की कोशिश करता रहा पर आर्यन नहीं रुका। फिर कुछ दूर बाद आर्यन नदी के तट पर रुक गया। उन लोगों को चुड़ैल के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे बच्चे। चलो आर्यन, वापस चलो। रवि आर्यन को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था कि सामने चुड़ैल आ गई। रवि, चुड़ैल! रवि ने चुड़ैल को देखा। वो आर्यन को खींच रहा था पर आर्यन हिल नहीं रहा था। वो चुड़ैल के वश में था। चुड़ैल का रोना बंद हुआ और बस चुड़ैल ने आर्यन को पानी के अंदर खींच लिया। आर्यन, आर्यन! रवि और नेहा आर्यन को पानी में ढूंढते रहे पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद कुछ गांव वाले भी वहां आ गए। सबने आर्यन को खोजने की कोशिश की पर वो किसी को नहीं मिला। शाम से रात हो गई। रोते हुए रवि और नेहा घर पहुँचे। उन्होंने अम्मा को सब कुछ बताया। मेरा बेटा, मेरा पोता, वो चुड़ैल से भी निकल गई। तुम लोग गांव आते ही नहीं तो अच्छा होता, कम से कम आर्यन जिंदा होता। हे भगवान,
ये क्या कर दिया तूने? क्या अब हमारा आर्यन कभी वापस नहीं आएगा? नहीं, अब बस उसकी लाश मिलेगी। वो कमीनी चुड़ैल हर बच्चे को मार देती है। हमारा आर्यन। क्यों मारेगी वो हमारे आर्यन को? उसने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? उस चुड़ैल ने अपने खुद के बच्चे को नहीं छोड़ा तो वो हमारे आर्यन को क्या छोड़ेगी? आज से 100 साल पहले यहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी, नलिनी। नलिनी पे एक सेठ का दिल आ गया था। उस सेठ ने नलिनी से शादी कर ली। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। नलिनी का बेटा था कुमार। कुमार के जन्म के बाद सेठ व्यापार के लिए दूर गांव जाने लगा। अब वो नलिनी के पास बहुत कम आता था। कुछ साल बीत गए। नलिनी अक्सर सेठ के लौटने का इंतजार करती थी। एक दिन नलिनी को पता चला कि सेठ ने दूसरी शादी कर ली है। नलिनी टूट सी गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोती रही। कई दिनों तक रोने के बाद उसके दिमाग में सेठ की बेवफाई का गुस्सा भर आया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि वो अपने बेटे कुमार को लेकर नदी पर गई और उसने कुमार को डुबो कर मार दिया। जब कुमार मर गया तो उसको समझ आया कि उसने क्या किया। मेरा बेटा। नलिनी ने इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और हर रात नदी के पास रोती बैठी रहती है। जब भी कोई बच्चा नदी के पास जाता है वो उसे अपना बेटा समझती है और अपने साथ ले जाती है। वो हमारे आर्यन को भी अपने साथ ले गई। रात भर तीनों आर्यन के बारे में सोचकर रोते रहे। अगले दिन आर्यन की लाश मिली। मेरा बेटा, मेरा आर्यन। रोते रोते अम्मा ने भी अपना दम तोड़ दिया। रवि ने अपनी माँ और बेटे का अंतिम संस्कार किया और फिर दोनों शहर लौट आए। ये हादसा रवि और नेहा को जिंदगी भर याद रहेगा। शहर में समुद्री बीचों पर होने वाली चहल पहल से हम सब वाकिफ हैं। दिन भर यहाँ लोग आते हैं, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ और मौज मस्ती करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन समुद्री बीचों पर सूरज ढलने पर क्या होता है? ये है एक ऐसी ही बीच की कहानी। अरे यार रीमा, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ बीच पर। सूरज भी ढलने ही वाला है। आ जाओ जल्दी, मजा किरकिरा मत करो। सर एक फोटो ले लीजिए प्लीज। अरे ये क्या फोटो लेने का टाइम है? ले लीजिए प्लीज सर, मैं बहुत अच्छी फोटो निकालता हूं। जाओ यार। अच्छा ठीक है, पर मेरी दोस्त आने वाली है, फिर साथ में ही ले लेना। तभी भी ले लूंगा सर, पर एक आपका सोलो हो जाए। सर लाइटिंग भी मस्त है। ये लाइटिंग अच्छी है। सूरज डूबने वाला है। कहते हैं डूबते हुए सूरज के साथ फोटो लेना अपशगुन होता है। क्या सर, आप भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा अंधविश्वास? आप सिर्फ मेरे कैमरे के लाइटिंग का कमाल देखो। अच्छा ठीक है। बढ़िया फोटो है सर। मैं बस 1 मिनट में आया इसे डेवलप करा के। ओह, मगर हेलो, इस रीमा को मेरी चिंता है या नहीं? शायद वो मुझे गोल गोल घुमा रही है। पता नहीं मैं क्यों इसे झेलता हूं। भेलपूरी खाओगे बेटा? नहीं अंकल। किसी का वेट कर रहे हो? हाँ बस। किसका? आप जाइए अंकल, मुझे भेल नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, मगर अब यहां हो तो एक बात सुन लो, किसी से बात मत करना यहां।
मतलब? ये बीच सुरक्षित नहीं है, मगर जाने दो, तुम डर जाओगे। नहीं, बताइए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो सुनो, यहां एक बहुत बुरा दानव घूमता है। वो सूरज ढलने पर ही आता है। दानव? हाँ, एक तरह का राक्षस है, मगर वो बहरूपिया है। इन दिनों सुना है उसने एक फोटोग्राफर का रूप ले रखा है। फोटोग्राफर? हाँ, फोटोग्राफर बहुत बड़ा कैमरा लेकर घूमता है, काला सा। वो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी फोटो लेने की जिद करेगा। किसी भी हालत में उसे तुम्हारी फोटो लेने मत देना। मगर अगर उसने फोटो ले ली तो समझो खेल खत्म। वो उसका कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं है, वो इंसान की आत्मा को कैद कर लेता है और फिर वो उस इंसान के दिमाग में बुरे ख्याल भरता है और उससे कई पाप करवाता है। खैर, संभल कर रहना। अंकल रुकिए। अगर उसने फोटो ले ली हो तो फिर कैसे बच सकते हैं उससे? फिर तो एक ही तरीका है, उस कैमरे को किसी तरह नष्ट करना होगा। इसलिए मेरे मन में रीमा के खिलाफ वो बुरे ख्याल बहुत सुस्त भी लग रहा है। मैंने सुना था कि इस बीच पर कोई भूतिया शक्ति है। ओरे, क्यों इस बीच का प्लान बनाया? नहीं, मैं नहीं, उस रीमा ने बनाया। कम वक्त मुझे उंगलियों पर नचाती रहती है। अगर वो नहीं होती तो नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूं? सच में मेरे मन में बुरे ख्याल, वो भी रीमा के खिलाफ। उस फोटोग्राफर दानव को पकड़कर उसका कैमरा तोड़ना पड़ेगा। मगर वो है कहां? सलील, कहाँ हो? मैं बीच पर पहुंच चुकी हूँ। आ गई आखिर। क्या कह रहे हो सलील? ओह नो, मैं कहीं रीमा को नुकसान ना पहुंचा दूं। मुझे पहले उस दानव को पकड़ना ही होगा। अबे, फोटोग्राफर कहां जा रहा है? सर, वो आपकी फोटो डेवलप कराने। फोटो के बच्चे, दे तेरा कैमरा मुझे। क्या कर रहे हो सर? मुझे पता है तू कौन है। दे तेरा कैमरा, वरना क्या कर लेगा? नहीं दानव, मुझे इस कैमरे को तोड़ना होगा। मगर सर मेरा कैमरा। क्या करूं? इस कैमरे का क्या करूं? इसे कैसे तोड़ूं? पानी में, हाँ, पानी में। मेरी आत्मा लोगे, मुझ पर कंट्रोल करोगे। मर साले, मर। सलील, यहाँ क्या कर रहे हो सलील?
मेरे पास मत आओ रीमा, मुझे इस कैमरे को पहले तोड़ने दो, नहीं तो। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो सलील? तुम नहीं समझोगी, ये एक शैतानी कैमरा है। इसमें सलील, सलील! अब कैसे बचोगे? तुम नहीं सुनोगे ना? तुम मेरी बात कहीं नहीं सुनाओगे, हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे। सलील, ये क्या कह रही हो रीमा? मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूं सलील, समझे? सलील समझे? अब तो समझ ही गए होगे। रीमा, मगर मगर मैम, ये लो आपका फोटो, और सर का भी है, मगर वो तो सलील, ओह नो, ये कैसे हुआ? सलील, ये मैंने क्या कर दिया? सलील!